साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी किसी एक दिन। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली गई है। हमारा जीवन घटनाओं की स्थूल श्रृंखला भर नहीं होता, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के मशीनी क्रम के समानांतर मन की भित्ति पर घटित होने वाला एक और जीवन हम जीते रहते हैं। हिंदी में जिन कुछ कहानीकारों ने मनुष्य के अस्तित्व के यथार्थ के इस पक्ष को प्रकाशित किया है, उनमें जयशंकर जी भी शामिल हैं। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी किसी एक दिन। किसी एक दिन कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के किसी नाजुक मोड़ पर खड़ा हो जाता है। एकदम दूसरी तरह की ज़िंदगी की शर्तें और चुनौतियां उसे घेरने लगती हैं। इस आधी अधूरी कच्ची पक्की कहानी के लिंकन के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। लिंकन अपने विवाह के 10 बरस बाद किसी दूसरी स्त्री के साथ घर बसाने के लिए अपना घर, नौकरी, माँ बाप, पत्नी और बिटिया को छोड़कर दूसरे शहर में दूसरी औरत के साथ रहने लगा। कैथोलिक ईसाइयों का घर था, कोहराम मच गया। गिरजे से पादरी को बार बार लिंकन के घर आना पड़ा। बात कोर्ट कचहरी तक भी गई। दूसरी औरत एडविना के घर में भी अशांति छाई रही। कैसे उनकी लड़की अपने से इतने ज़्यादा बड़े शादीशुदा एक बच्ची के बाप के साथ विवाह करने जा रही है, ये बात घर के हर आदमी के सामने सवाल बनकर खड़ी हो गई। उन दिनों में आज से 4-5 बरस पहले लिंकन के घर में एडविना के परिवार में बहुत कुछ दुखदाई, शर्मनाक और ट्रेजिक घटता रहा था। इस वक्त सितंबर की इस दोपहर में लिंकन भोपाल के तालाब के किनारे खड़े एक होटल के बार में अपने एक अधेड़ दोस्त के साथ बैठे हुए बियर की दूसरी बोतल पी रहा है। कल शाम को यहाँ की एक आर्ट गैलरी में उसके चित्रों की प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। बहुत पहले लिंकन इस शहर में चित्रकारों से मिलने, कला पर किसी वर्कशॉप या सेमिनार में आता रहा था। वे भोपाल में घटी गैस त्रासदी के आसपास के दिन थे। जैकलिन को छोड़ना मेरी बड़ी भारी भूल साबित हुई, लेकिन अब सोचने से क्या मिलेगा, लिंकन कह रहा था। क्या तुमने कभी जैकलिन से बात की है? अधेड़ ने पूछा। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम अपने डैडी मम्मी से मिलने जाते हो जब वो स्कूल में रहती है? और तुम्हारी बेटी? वो भी मुझसे कतराती है। मैंने जब उसे छोड़ा था तब वो 14 साल की थी। लिंकन की निगाहें तालाब के उस पार नजर आती मस्जिद की मीनारों पर थीं। धूप में चमचमाता एक पुराना शहर। इसी शहर में उसने देश के कुछ बड़े चित्रकारों को, उनके चित्रों को पहली बार देखा था। यहीं उसकी पहचान देश के कुछ असाधारण लोक कलाकारों के काम से हुई थी। इसी काम में उसने दुनिया भर के नामी गिरामी कवियों की कविताएं भी सुनी थी। मैं यहाँ पहली बार जैकलिन के साथ आया था। मुझे याद है तब वो पेंट किया करती थी। वो अभी भी पेंट करती है। तुमने देखे हैं उसके नए चित्र? पिछले साल एक ग्रुप एग्जीबिशन में उसके 3-4 चित्र थे। तुमने उसे बताया था? उस वक्त वो वहीं थी, मेरी बिटिया भी। मैं हिम्मत करके चला गया। मुझे उसके चित्र कमज़ोर लगे थे और मैंने कह दिया था। उसे बुरा लगा होगा। उसकी नहीं जानता, पर मुझे बाद में पछतावा हुआ। क्यों? मैंने उसे साल भर बाद देखा था। वो डरबन में स्कूल के किसी काम से साल भर रही थी। अरे तुम्हारे मम्मी डैडी? मैं उनके पास जाता रहा था। तुम भी शायद कहीं गए थे। मैं कुछ दिनों के लिए भूटान गया था। मैं कुछ दिनों तक अकेला रहना चाहता था। उस अधेड़ आदमी ने सोचा कि लिंकन इस वक्त भी बहुत ज़्यादा अकेला ही है। ये उसकी बियर की तीसरी बोतल थी और उसकी आवाज़ और बातों में अधेड़ को एक तरह की आत्मदया का अंश नजर आता रहा था। अधेड़ जंगल विभाग से जुड़ा हुआ है, किताबों और कलाओं में दिलचस्पी रखता है, बीच बीच में कभी कभार कविताएं लिखता रहता है। इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के जंगलों में बीता है। जंगल से जुड़ी किताबों और फोटोग्राफी का अधेड़ का ज्ञान और अनुभव लिंकन को उनके पास ले गया था। इस अधेड़ से लिंकन की पहचान ही लिंकन को जिम कॉर्बेट की दिलचस्प किताबों की तरफ ले गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला ठीक से नहीं ले सका। अपना घर परिवार छूट गया, 10 साल की नौकरी छूटी। कल शाम को अपने एक भी चित्र को टंगाने का मन नहीं हो रहा था। अब मैं निकलूँगा। खाना नहीं खाएंगे? ऑफिस में मेरा टिफ़िन रखा है। आप भाग्यशाली हैं। इसमें भाग्य कहाँ से आया? बचपन में ही मम्मी ने मेरे लिए टिफ़िन तैयार किया है और बाद में
तुम भी ऑफिस चल सकते हो, थोड़ा सा काम निपटाना है, फिर वहाँ से बिहार चलेंगे। आज नहीं, मैं यहीं कमरे में आराम करूँगा। शाम को मिलते हैं। मेरी बेटी तुम्हारे चित्रों को देखना चाहती है। और भाभी, उसे अमूर्त चित्र अच्छे नहीं लगते। मुझे भी मेरे ये चित्र पसंद नहीं आ रहे हैं। तुम एक आज शाम घर को आ सकते हो, वहीं खाना खाएंगे। मेरे पास जिम कार्बेट पर एक अच्छी फिल्म भी है। कल प्रदर्शनी का आखिरी दिन रहेगा। मेरा मन तो कुछ दिन ठहरने का है, लेकिन घर के कुछ ज़रूरी काम हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है। उसका मित्र चला गया। दोपहर ढल रही थी। पूरा बार खाली पड़ा था। तालाब के उस पार का संसार होटल के आयताकार ग्लास से किसी लंबे चौड़े चित्र सा नजर आ रहा था। तभी लिंकन को बम्बई के उस रेस्टोरेंट का ख्याल आया जहां उसने पहली बार अपनी पत्नी को उससे अलग होने के अपने फैसले को सुनाया था। रेस्टोरेंट जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने था। वहां मशहूर फोटोग्राफर ब्रेसा का एक काला सफ़ेद फोटोग्राफ टंगा था। छुट्टी का दिन होने से म्यूजियम के आसपास के इलाके में ज़्यादा लोग बाग नहीं थे। ये सब कब से चल रहा है? जैकलिन ने रोने के बाद पूछा था। हम पूना में एक सेमिनार में मिले थे। सेमिनार एडविना के स्कूल में ही था। लिंडा 15 बरस की हो रही है। उसके बारे में सोचा है? और तुम्हारे मम्मी डैडी? मेरा क्या होगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नौकरी कितनी मुश्किल से लगी है, अब तुम उसे अकेला छोड़ना चाह रहे हो। हमारा अपना घर कैसे चलेगा? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को ये सब बता भी नहीं सकती। वे कहेंगे कि मैं ही तुम्हें जहाँ तहाँ जाने के लिए कहती आई थी। तुम्हें पेंट करना है, मैं ही घर बाहर के काम किया करती थी। लिंकन ने पहली बार जैकलिन को इतनी देर तक रोते हुए देखा था। इतनी ज़्यादा उदास, अकेली, इतना इतना घबराई सहमी सी, ज़्यादा व्याकुलता और खामोशी लिए हुए। फिर बाद के दिन लिंकन के लिए असहनीय, अप्रत्याशित दिन रहे। कभी अपने घर में अपमानित होना पड़ता, तो कभी अपने ऑफिस में। एडविना ने अबॉर्शन करवाने से इनकार कर दिया था। उसके घर से भी दबाव बढ़ता गया। डैडी मम्मी के बीच लिंकन और जैकलिन के तलाक का विवाद ज्वालामुखी की तरह सामने आया और डैडी ने बिस्तर पकड़ लिया। लिंडा स्कूल जाने में आनाकानी शुरू करने लगी। जैकलिन घर में चुप ही बनी रही। पूरे घर में एक तरह का मातम सा छाया रहा। पास पड़ोस में घर के उस संकट की बातें फैलने लगीं। एडविना के भाई बहन ने पूना से आकर लिंकन के घर और बाहर एक तरह का तमाशा ही बना दिया था। आखिर एक दोपहर में लिंकन ने अपने सूटकेस में अपना सामान बांधा, अपने डैडी मम्मी को समझाया और अपनी पत्नी और बेटी को बिना कुछ कहे पूना के लिए ट्रेन पकड़ ली। इस तरह अपने घर से अलग होने का दुख लिंकन के साथ रहने लगा। उस दोपहर से लिंकन के साथ और न जाने कितनी कितनी कैसी कैसी अपनी और पराई तकलीफ़ें साथ रहने लगी थीं। लिंकन के लिए होटल के रिसेप्शन काउंटर पर फ़ोन था। होटल के गलियारे में लिंकन सोच रहा था कि अगर फ़ोन एडविना का रहा तब अपने लौटने का कौन सा दिन बताएगा। वो कुछ दिनों तक भोपाल में रहना चाह रहा था। वहाँ के संग्रहालयों, गैलरियों को देखना, वहाँ की लाइब्रेरियों में कुछ वक्त बिताना चाह रहा था। बहुत दिनों के बाद वो पूना बम्बई से बाहर आया था। घर से बाहर रहने के सुख और स्वतंत्रता का एहसास उसे कई दिनों बाद हो रहा था। लंबी बारिश के बाद की सर्दियों की शुरुआत में तालाबों और पहाड़ियों के उस पुराने शहर का लैंडस्केप लिंकन को आत्मीय जान पड़ रहा था। सर्दियों की शुरुआत के दिनों ने उसे बचपन से ही प्रभावित किया था। अक्टूबर आता और लिंकन और उसका परिवार क्रिसमस और नए बरस का इंतज़ार करना शुरू कर देता। गिरजे की शामों में जान आने लगती। संगीत मंडली की रिहर्सलों की शुरुआत हो जाती। बम्बई में लिंकन के बचपन का इलाका गोवन ईसाइयों का इलाका रहा था और वहाँ गिरजाघर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोगों के मकान खड़े थे। उनके इलाके के गेट पर छोटा सा ग्राटो खड़ा रहता और शाम में वहाँ कोई न कोई मोमबत्ती जला जाता। अपने दूसरे विवाह के बाद, अपनी नौकरी से अलग होने के बाद लिंकन ने पेंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने, धीरज और गंभीरता से पेंट करने का मन बनाया था, पर ऐसा ना हो सका। उस पर अपने नए घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। मम्मी डैडी से दूर हो जाने पर अक्सर उनके लिए बम्बई जाना पड़ता। अपनी पत्नी और बिटिया के रहते वो अपने घर नहीं जाता था। दोनों ने ही उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। यही क्या कम था कि जैकलिन उसके और ज़्यादा बूढ़े और बीमार होते जाते डैडी मम्मी की देखभाल कर रही थी। सिर्फ उसके पिता की पेंशन से घर चलना मुश्किल हो जाता। दवाइयों और डॉक्टरों के खर्च ही कम नहीं थे।
डैडी मम्मी दोनों ही प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ट्यूशन से थोड़ा बहुत कमा लेते। घर में एक नौकरानी जरूरी थी। बर्तन कपड़ों और साफ सफाई का जिम्मा नौकरानी पर ही था। लिंडा मैट्रिक में थी, गणित और विज्ञान के लिए ट्यूशन ले रही थी। जैकलिन ड्राइंग पढ़ाती है और उसे सिर्फ अपनी तनख्वाह का भरोसा रहता है। वो दूसरे अध्यापकों की तरह ट्यूशन से कुछ और नहीं कमा सकती है। ये सब ऐसा लिंकन को घेरे रहता। पहले उसे एडविना की मम्मी की बीमारी में खपना पड़ा और जब वे नहीं रहीं तो एडविना ने बेटे को जन्म दे दिया। उनका बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चे की देख रेख के लिए लिंकन को भी वक्त देना पड़ता। 3 महीनों के मातृत्व अवकाश के बाद एडविना स्कूल जाने लगी और अब बच्चे की देखभाल लिंकन को ही करनी पड़ती। उसका बम्बई जाना कम होता चला गया। डैडी ज़्यादा बीमार रहने लगे। ये तो अच्छा रहा कि जैकलिन डरबन से साल भर में ही लौट आई। मिशनरी अपने कुछ अध्यापकों को डरबन में खोले जा रहे एक बड़े स्कूल के लिए बारी बारी से भेज रही थी। इन दिनों में ही दिल्ली में दुनिया के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के बहुत सारे चित्रों की प्रदर्शनियां लगती रहीं। लिंकन गहरी लालसा के बावजूद दिल्ली नहीं जा सका। उसका पेंट करना छूट सा गया। कभी कभार छत के अपने कमरे में चित्र बनाने की इच्छा के साथ चला भी जाता तो भी ब्रश चलाने की लालसा जागती ही नहीं थी। उसके भीतर का चित्रकार बीमार होता चला गया। अपने बंजरपन का बोझ उसके लिए असहनीय होने लगा था। तभी कुछ दिनों के लिए लिंकन भूटान गया था। वहाँ से लौटकर ही उसने भूटान प्रवास के कुछ चित्र तैयार किए और उन चित्रों के साथ ही वो भोपाल आया हुआ है। अपने चित्रों को गैलरी में देखकर निराशाएं मिलती रहीं। उसने सोचा कि ये चित्र अभी तैयार नहीं हो पाए थे। इनमें एक तरह का कच्चापन, किस्म किस्म की गमचोरियाँ पहली नज़र में ही पकड़ में आ रही थीं। यह सब उसे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या वो पेंट करना भूलता जा रहा है? क्या अब वो चित्र नहीं बना सकेगा? शायद चित्रकार के रूप में उसके जीवन का अंत आ पहुंचा है। वो चूक गया है। उसमें पुराने दिनों की ऊर्जा नहीं रही। उसके चित्रों का लचीलापन खो गया है। अब वो होटल के अपने कमरे में था। बियर से उसका सिर चकरा रहा था। उसने एडविना से फ़ोन पर कुछ दिनों तक भोपाल में ही रहने की बात कर दी थी। वो समझ गई होगी कि लिंकन दोपहर में ही पी रहा है। फ़ोन पर उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उसकी निगाहों में अपने बच्चे का चेहरा घूम आया। उसका नाम एरन है। वो लिंकन पर गया है। अपनी मम्मी की तरह गोरा नहीं, अपने डैडी की तरह सांवला। बाल उनके घुंघराले हैं, ठीक लिंकन की तरह। लिंडा अपनी मम्मी पर गई है, खूब गोरी गोरी, खूब मोटी ताजी। लिंकन ने उसे कितने दिनों से देखा ही नहीं। अब वो कॉलेज जाने लगी है, साइकिल पर जाती है, गिरजे की संगीत मंडली में गाने लगी है। लिंकन ने सुना है कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है। कभी अपने स्कूली दिनों में लिंकन भी गिरजे की भजन मंडली में गाया करता था। बचपन के उन बरसों में ज़िंदगी कितनी सीधी सादी, सरल और तरल सी हुआ करती थी। वहाँ इन बरसों की जटिलताएं, इस जीवन की कुटिलताएं कहाँ थीं? खेलने कूदने का मैदान था, उछलती हुई गेंद थी, गिरजाघर की सीढ़ियों पर दोस्तों के साथ की गपशप, डैडी मम्मी के साथ आइसक्रीम पार्लर और रेस्तरां में जाना, रीजेंट थिएटर में चार्ली चैपलिन की फिल्में, होली का हुड़दंग, दिवाली की रोशनियाँ, क्रिसमस के दिनों की चहल पहल, सजावट और मौज मस्तियाँ। वक्त के साथ साथ उन बरसों का भूला भाला भूला बिसरा जीवन छूटता चला गया था। होटल के कमरे के अपने बिस्तर पर लेटे लेटे लिंकन अपने बचपन को याद करता रहा। शाम के 7 बजे उसे अपने चित्रों के करीब रहना था। उसके कुछ पुराने मित्र उसका इधर किया गया काम देखना चाह रहे थे। वो अपने इन मित्रों से 5-6 वर्षों के बाद मिलने वाला था। बाहर शाम की बत्तियां जलने लगी थीं। तालाब पर अंधेरा घिराया। धीरे धीरे अब तक चमकती दिखती चीज़ें अंधेरे में खोने लगीं। दूर दूर तक अंधेरा पसर गया था। लिंकन ने होटल के कमरे में रखी गई चीज़ों से अपने लिए चाय तैयार की। बियर का असर बना ही हुआ था। वो नहाने के लिए गुसलखाने में चला गया। शरीर पर गिरते भागते पानी का अपना आनंद था, शावर के नीचे खड़े होने का सुख। वो देर तक नहाता रहा, नहाते हुए अपने कुछ आत्मीय गानों को गुनगुनाता रहा। होटल से आर्ट गैलरी करीब ही थी। वो सकरी सी सड़क से पैदल ही निकल पड़ा। सड़क खूब ज़्यादा रोशन थी। यहाँ कुछ आलीशान होटल खड़े थे। 7-8 वर्षों में कभी उजाड़ बना रहा ये इलाका आबाद हो गया था। मोहल्ले, शहर और देश कुछ ही वर्षों में कितने ज़्यादा बदल जाते हैं। जंगल के उजाड़ और सुनसान में बस्तियां बस जाती हैं।
कभी जहाँ बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह रहा करती थी, वहाँ विशालकाय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है। जहाँ नदियाँ बहा करती थीं, वहाँ पुल खड़े हो जाते हैं। सड़कें बिछ जाती हैं, वहाँ से ट्रेन गुजरने लगती है, वहाँ फैक्ट्रियाँ खड़ी हो जाती हैं। और आदमी का जीवन भी तो बदलता जाता है। क्या मैं वही लिंकन हूँ जो 7-8 बरस पहले यहाँ आया करता था? बदलते हुए शहर की शाम की सड़क की रोशनी में लिंकन अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। 50 की ज़िंदगी के अपने उतार चढ़ाव, नहीं, उतार ही उतार। वो न अच्छी तरह पुत्र, पति और न पिता हो सका, और न ठीक ठाक सा पेंटर। गैलरी के सामने के अशोक के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर उसके तीनों मित्र बैठे हुए थे। उसे सीढ़ियों पर देखते ही तीनों ने हाथ हिलाया और उठ खड़े हुए। थोड़ी सी बातचीत के बाद चारों गैलरी में चले गए। वहाँ भूटान से जुड़े हुए लिंकन के 14-15 अमूर्त चित्र टंगे थे। अब उसके मित्र उसके चित्रों के पास थे और वो गैलरी की दहलीज पर अपने चित्रों के उथलेपन, सतहीपन से निराश होकर खड़ा हुआ। लिंकन के भीतर एक तरह का पछतावा, एक किस्म की शर्म और उदासी बहने लगी। उसने ऐसे चित्रों के साथ प्रदर्शनी लगाने का निर्णय ही कैसे लिया? पहले कम से कम जैकलिन तो उसके बनाए चित्रों पर अपनी एक निगाह डाल ही लिया करती थी। कभी कभार उसकी मम्मी भी चित्रों के बारे में अपना कोई ख्याल रख देती। वो एडविना को अपने चित्रों को बताने की लालसा लिए हुए रहा, लेकिन उसने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं बताई। पूना में और किसी को जानता भी नहीं था। गैलरी में आर्ट कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं भी घूम रहे थे। आज के अखबारों में कुछ कुछ था। वो अपने चित्रों को टंगाते हुए ही इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि कहने की अपनी बारी आने पर उसने अपने चित्रों के बारे में कुछ भी नहीं, भूटान और भोपाल के बारे में कहा था। अपने चित्रों को टंगाने के बाद वो लोगों से कैसे कहता कि उसे अपने ये चित्र बहुत ज़्यादा खाली और खोखले, सतही और सस्ते जान पड़ रहे हैं। इन चित्रों को इस गैलरी में टंगाना ही नहीं था। वो खुद यहाँ सच्चे चित्रकारों के अच्छे अच्छे चित्रों को देखने आया था। रात के जिस वक्त में उसके तीनों मित्र अपने अपने लिए ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे थे, तब वो अपने इस झूठ को पकड़ पा रहा था कि उसने भूटान यात्रा अपने लिए किसी प्रेरणा की खातिर नहीं की थी। वो अपने जीवन के अकेलेपन, अपनी ज़िंदगी की एक रास्ता से मुक्त होना चाह रहा था। वो अपने नए दाम्पत्य जीवन में एक किस्म की घुटन से घबराने लगा था। उसे अपने दूसरे विवाह का फैसला, अपना घर परिवार, शहर और नौकरी छोड़ने का निर्णय हास्यास्पद और आत्मघाती जान पड़ रहा था। उसके एक निर्णय ने उसके भीतर ही नहीं, उसके पूरे परिवार में कितनी ज़्यादा उथल पुथल को जन्म दे दिया था। बहनों का वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ था। पास पड़ोस की निगाहों में घर परिवार की गरिमा में कमी आई थी। घर का आर्थिक आयाम डगमगाया। अपनी कला के लिए जरूरी एकांत तो परिवेश नहीं रहा। लिंकन का अपराध बोध बढ़ता गया। अब वो अपने गिरजे में मास के लिए जाने से कतराने लगा। बिटिया ने उसे जैसी मार्मिक चिट्ठी भिजवाई, उससे उसे अपना समूचा वर्तमान नर्क सा जान पड़ा। फिर भूटान की यात्रा की अपनी बरसों पुरानी आकांक्षा ने लिंकन को घेरना शुरू किया। वहाँ के प्राचीन लैंडस्केप ने, वहाँ के परंपरागत लोक जीवन ने, वहाँ के मौसम, वहाँ की शांति और खामोशी ने उसे अभिभूत कर दिया। वो उसके लिए जितनी बाहर की यात्रा रही, उतने अपने भीतर की नहीं। लेकिन भूटान में वो अपने और सिर्फ अपने साथ रहने का अवकाश जुटा पाया। इस बार की खिड़की से तालाब नहीं, पुराने शहर की व्यस्त सी सड़क नजर आ रही है। अब भी यहाँ कुछ दूरी तक तांगे पर जाया जा सकता है। ये होटल कभी किसी नवाब की कोठी रही होगी। अब तक उसके एक भी दोस्त ने उसके नए चित्रों के बारे में एक वाक्य भी नहीं कहा है। ये अच्छा ही है। वे तीनों भी उतने ही बरसों से पेंट कर रहे हैं जितने बरसों से लिंकन। उनका इतने साधारण चित्रों से निराश होना स्वाभाविक ही रहेगा। बार में पियानो पर हेमंत कुमार के गाए एक पुराने गाने की धुन उठ रही है। पियानो से बाहर आते स्वर लिंकन को अपने बचपन के उस इलाके में, उस समय के टुकड़े की तरफ खींच रहे हैं जब वो संत माइकल स्कूल के पास की डेयरी से दूध लेने जाया करता था। उसके हाथ में दूध की खाली बोतल रहती। स्कूल से लौटने पर स्कूल की पोशाक में वो डेयरी तक जाता। तभी स्कूल के किसी कमरे से किसी के पियानो बजाने के स्वर उठने लगते। वो तब भी सोचा करता था कि वो कौन शख्स होगा जिसकी उंगलियां ऐसी घनी गहरी उदासी को पियानो से बाहर लाती हैं। और आज भी कभी कभार लिंकन के मन में ये सवाल आता ही है कि उसे अब भी ये जान लेना चाहिए कि वहाँ उस वक्त हर शाम को कौन पियानो बजाया करता था। लिंकन के मन में बार के अंधेरे में दोस्तों के बीच के अकेलेपन में एक ख्याल भी आया
कि ज़िंदगी के बढ़ते बढ़ते आदमी से कितनी सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं। ना जाने उससे और क्या क्या छूटेगा। इस वक्त उसके मन में अकेले रहने की ज़बरदस्त लालसा जागने लगी थी। वो अपनी अपनी ड्रिंक्स में, अपनी अपनी बातों में डूबे हुए अपने दोस्तों से अलग होना चाह रहा था। ऐसे वक्त में पियानो के स्वर एक बड़ी तसल्ली से जान पड़े। वो अपने लिए ऐसी छोटी छोटी तसल्लियों की तलाश करना चाहता था। उसे लगा कि तसल्ली भी एक चीज़ है जिसके लिए वो तरस रहा है, जिसकी वो तलाश करना चाह रहा है। गली से भूरे रंग का एक मरियल सा घोड़ा बाहर आ रहा है। उसके चेहरे पर लैंप पोस्ट का उजाला छाया हुआ है। पड़ोस में शायद मंदिर है, जहाँ से बीच बीच में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। सितंबर की रात के इस वक्त में लिंकन जल्दी से जल्दी अपने होटल के कमरे में लौटने की सोच रहा है। वहाँ कमरे के पड़ोस में तालाब पर झिलमिलाती रोशनियाँ रहेंगी। इन दिनों का नीला आकाश होगा, आसमान में चमकते तारे होंगे और सबसे ज़्यादा वैसा एकांत जिसके लिए उसकी तमन्ना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बार की घड़ी में 11 बज रहे हैं। शायद अब वे लोग बार बंद करेंगे। लिंकन प्रतीक्षा कर रहा है। पुराने बार से बाहर निकलने, अपने होटल के कमरे में अकेले रहने का इंतज़ार करते हुए लिंकन के मन में आया कि अंततः आदमी ज़्यादातर इंतज़ार ही तो करता रहता है। कभी जीवन में अच्छे लोगों का इंतज़ार, तो कभी ज़िंदगी में अच्छे दिनों की प्रतीक्षा। कभी बुरे दिनों के बीत जाने का इंतज़ार, तो कभी अपने दुस्वप्नों से बाहर निकलने की प्रतीक्षा। इस तरह हर आदमी की ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और अच्छे लोग भी। आदमी अपने जीवन में किसी एक दिन को, कभी कुछ एक से ज़्यादा दिनों को अक्सर याद करता रहता है। बार की बत्तियां बुझाई जा रही थीं, मेज पर रखे बर्तनों को हटाया जा रहा था, पियानो वादक बाहर निकल चुका था। सितंबर की ढलती रात में तालाब के किनारे खड़े हुए अपने होटल के कमरे में, नींद और नशे के बीच के गलियारे में, लिंकन अपनी छूटती बीतती ज़िंदगी के बारे में, अपने भीतर के छोटे से कलाकार के अंत हो जाने, अपनी कला और ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर निकल आने के बारे में सोच रहा था। तालाब पर रात की रोशनियों की झिलमिलाहट चढ़ती उतरती नजर आ रही थी। तालाब के ऊपर नीले आसमान और अनगिनत तारों को रात की सैर करते हुए देखा जा सकता था। रात बढ़ रही थी और लिंकन नींद की तरफ बढ़ रहा था। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी किसी एक दिन।